इसराइल ने 9,000 सेना जो है वो फ़लस्तीन में उतार दी है और बहुत सारे अपने सोल्जर्स को है वो गाज़ा पट्टी के इर्द गिर्द जो है वो जमा करना शुरू कर दिया है। और एक फुल फ्लेज वार होने की पूरी तरीके से संभावना है। अगर फुल फ्लेज वार हो जाती है, अगर कोई दूसरी कंट्री जो है वो गाज़ा का जो है हेल्प नहीं करते हैं, फ़लस्तीन की हेल्प नहीं करते हैं, तो यार हो सकता है कि इसराइल बहुत सारे जो है लैंड और ज़्यादा जो है वो कैप्चर कर ले। जो पहले 1947 में 100% जो फ़लस्तीन थी, अब बस 12% बाकी है। 88% पे जो है वो इसराइल का कब्ज़ा है। तो अगर एक और वार होती है तो यार बहुत मुश्किल हो सकती है। तो क्या दूसरे देश को हेल्प करना चाहिए फ़लस्तीन को, और क्या क्या हो सकता है। हेलो गाइस, मैं हूं मयंक और आज मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं ध्रुव फराठी के एक वीडियो पे। उसमें वो एक्सप्लेन करेंगे कि क्या है इसराइल और फ़लस्तीन का मसला और क्या गाज़ा जो है वो इसराइल को हरा सकता है। तो चलिए देखते हैं वीडियो को, है आएगा। नमस्कार दोस्तों। इजराइल पैलेस्टीन के बीच में हालत इस हद तक खराब हो गई है कि मानो एक जंग छिड़ गई हो। हजारों रॉकेट्स बरसाए जा रहे हैं और ढेरों लोगों की जानें जा रही हैं। इनफैक्ट कुछ बच्चों तक की भी जानें गई हैं। ये मुद्दा इतना कंट्रोवर्शियल है कि बाकी दुनिया के लोग दो हिस्सों में बंट गए हैं। इंडिया में भी ट्विटर पे दो ट्रेंड्स चल रहे थे टॉप पर, एक इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल और एक इंडिया स्टैंड्स विद पैलेस्टीन। कौन यहां पर सही है और क्यों ये मुद्दा शुरू हुआ फिर से? मैं बता रहा हूँ कि आपका ऑडियो का थोड़ा आइए जानने की कोशिश अगर आप करते हैं ईयरफोन यूज आज कर रहे के हो तो, इस क्योंकि वो वीडियो में। स्टूडियो टाइप यूज कर रहे हैं ध्रुव फराठी, ऑडियो में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये है दोस्तों इजराइल पैलेस्टीन का मैप। इसमें इजराइल कहां पर है ये तो बड़ा क्लियरली दिख ही रहा होगा आपको, लेकिन पैलेस्टीन को थोड़ा ढूंढना पड़ता है। जो ऊपर का हाईलाइटेड रीजन है उस पूरे रीजन को वेस्ट बैंक कहते हैं, और जो नीचे पतली सी ग्रीन कलर की स्ट्रिप दिख रही है उसे गाजा स्ट्रिप कहते हैं। अब इस पूरे नक्शे में जो ग्रीन कलर के एरियाज है वहां पर पैलेस्टीनियन लोग रहते हैं, और जो डार्क ग्रीन कलर के एरियाज है वहां पर पैलेस्टीनियन सरकार का राज है। लेकिन जो वेस्ट बैंक के अंदर पिंक कलर का एरिया है वहां पर इजराइल का कंट्रोल है और वहां पर कुछ इजरायली लोग भी रहते हैं। अब ये नक्शा देखकर थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा आपको कि कैसे हो सकता है कि दो देश ऐसे एग्जिस्ट करते हैं 100 अलग अलग टुकड़ों में, 100 से ज्यादा अलग अलग टुकड़े हैं। और अगर कोई इंसान ऊपर से नीचे तक चलना शुरू करेगा तो देखेगा अच्छा मैं इजराइल में हूं, अब मैं पैलेस्टीन में आ गया, थोड़ा सा आगे चला अब मैं फिर इजराइल में आ गया, थोड़ा सा और आगे चला अब मैं फिर पैलेस्टीन में आ गया। कैसे हो सकता है? एक ऐसा देश कैसे एग्जिस्ट कर सकता है 100 से ज्यादा अलग अलग टुकड़ों में? इसका अपना ही बड़ा इंटरेस्टिंग इतिहास है। इतिहास की बात मैं इस वीडियो में नहीं करूंगा क्योंकि बहुत लंबा वीडियो खिंच जाएगा। एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इसके बाद जो इजराइल पैलेस्टीन की हिस्टोरिकल सिचुएशन बताएगा कि कैसे ये हो पाया। तो कोई हैरानी की बात भी नहीं है अगर दो देश ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं अलग अलग टुकड़ों में बीचों बीच, तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत ज्यादा होता है। इस नक्शे के बीचों बीच जेरूसलम का शहर है, 3 धर्म के लोगों के लिए बड़ा ही होली शहर, क्रिश्चियंस, मुस्लिम और ज्यूस के लिए। और जेरूसलम के साथ भी यही हाल है। जो वेस्ट जेरूसलम वाला एरिया है वो इजराइल के अंदर है, वहां पर बहुत से इजरायली लोग रहते हैं। लेकिन जो ईस्ट जेरूसलम वाला एरिया है वहां पर बहुत से पैलेस्टीनियन लोग रहते हैं और इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग वो पैलेस्टीन का पार्ट है, लेकिन वहां पर इजराइल ने कब्जा कर रखा है। इजराइल का मानना है कि पूरा का पूरा जेरूसलम शहर ही उनका है और उनका ही होना चाहिए, और पैलेस्टीनियंस का मानना है कि वो उनका है। पिछले कई सालों से ईस्ट जेरूसलम में ढेरों पैलेस्टीनियन परिवारों को एविक्शन फेस करना पड़ा है। मतलब इजरायली सरकार पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने जबरदस्ती ढेरों पैलेस्टीनियन परिवारों को अपने घरों से बाहर निकाल फेंका। अब दूसरी तरफ अगर हम बात करें गाजा स्ट्रिप की, तो वहां पर कहानी काफी अलग है। वहां पर पैलेस्टीनियन सरकार का कंट्रोल नहीं है, बल्कि वहां पर कब्जा कर रखा है एक मिलिटेंट ग्रुप स्लैश पॉलिटिकल पार्टी हमास ने। अब जो पैलेस्टीनियन प्राइम मिनिस्टर है जो वेस्ट बैंक में डार्क ग्रीन एरियाज पर रूल करते हैं, उनका भी कंट्रोल नहीं है गाजा स्ट्रिप पर, क्योंकि ये हमास ने पूरा कब्जा कर रखा है इस गाजा स्ट्रिप पर। और कुछ कंट्रीज दुनिया में जैसे कि यूएसए, इजराइल और यूरोपियन यूनियन और जापान, ये कंट्रीज मानती हैं कि हमास एक टेररिस्ट ग्रुप है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ कंट्रीज हैं जैसे कि यूके और ऑस्ट्रेलिया जो सिर्फ हमास के मिलिटेंट विंग को एक टेररिस्ट ग्रुप मानती हैं। लेकिन तीसरी तरफ कुछ ऐसी भी कंट्रीज हैं जैसे कि चाइना, रशिया, टर्की, ईरान और नॉर्वे जो हमास को कंप्लीटली एक टेररिस्ट ग्रुप नहीं मानती। हमास और इजरायली मिलिट्री अक्सर एक दूसरे के ऊपर रॉकेट्स फेंकते रहते हैं। हालांकि इजराइल के पास एक आयरन डोम है जो कि बहुत अच्छा डिफेंस सिस्टम है जो उन्हें प्रोटेक्ट करके रखता है हमास की तरफ से आने वाले रॉकेट्स से। तो जो रॉकेट्स की फायरिंग है और एयर स्ट्राइक्स है वो गाजा और इजराइल के बीच होते हैं। वहां पर वेस्ट बैंक वाले पैलेस्टीन का कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है, वहां से कोई रॉकेट्स नहीं फेंके जाते इजराइल की तरफ, क्योंकि वहां पर बीचों बीच इजरायली लोग भी रहते हैं।
लेकिन एट द सेम टाइम गाजा में जो बॉर्डर है वो बड़ा क्लियरली डिफाइंड है। गाजा के अंदर कोई इजरायली लोग नहीं रहते, बड़ा क्लियर डार्क ग्रीन कलर की स्ट्रिप है। इनफैक्ट गाजा के चारों तरफ कंप्लीट ब्लॉकेड लगा रखा है इजराइल ने। एक तरफ इजराइल ने ब्लॉक कर रखा है और दूसरी तरफ इजिप्ट ने ब्लॉक कर रखा है गाजा को कंप्लीटली। इन्हें इकोनॉमिकली भी कट ऑफ किया गया है बाकी पूरी बाहर की दुनिया से। इसी की वजह से गाजा के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, बेरोजगारी है, वो बहुत ज्यादा हाई है। जो भी पैसा गाजा के अंदर आता है अक्सर बाहर की दुनिया उन्हें मदद करना चाहती है, वहां रहने वाले लोगों की। ज्यादातर टाइम हमास उस पैसे का इस्तेमाल करता है हथियार खरीदने के लिए और रॉकेट्स फेंकने के लिए। तो इस डिफरेंस को समझना यहां पर बहुत जरूरी है। जो बॉर्डर को लेकर प्रॉब्लम्स हैं, लोगों को घरों से बाहर निकालकर फेंका जा रहा है, ये प्रॉब्लम्स है। और जहां पर इजराइल को अक्यूज किया जा रहा है कि उन्होंने कब्जा कर रखा है जमीन पर, वो वेस्ट बैंक में है और गाजा में हमास है। अब इस बैकग्राउंड नॉलेज को आपने समझ लिया तो अब बात करते हैं करंट इवेंट्स की। ऐसा कहा जा सकता है कि यह करंट इशू शुरू हुआ शेख जर्रा के मुद्दे से। ईस्ट जेरूसलम में शेख जर्रा एक नेबरहुड है जहां पर कई पैलेस्टीनियन परिवारों को ऑर्डर दिया गया अपना घर छोड़कर जाने के लिए। साथ ही साथ अभी एक हफ्ते पहले कुछ एक्सट्रीमिस्ट राइट विंग ज्यूज ने बड़ी भड़काऊ रैलीज निकाली इन ईस्ट जेरूसलम के नेबरहुड से, जहां पर इन्होंने नारे लगाए डेथ टू अरब्स। जब ये रैलियां निकली, ज्यूज और अरब मुस्लिम कम्युनिटीज के बीच में टकराव हुआ, टेंशंस बढ़ी और आग में घी डालने का काम किया एक्सट्रीम राइट विंग इजरायली पॉलिटिशियंस ने। जैसे कि ये लोग, इन्होंने भाषण दिए, अपने बड़े ही भड़काऊ भाषण दिए, कहा कि ये पूरा शहर हमारा है और इससे सिचुएशन और बिगड़ गई। 7 मई की बात है कि पैलेस्टीनियन लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे इन्हीं एविक्शंस के खिलाफ। ये प्रोटेस्ट वायलेंट हुए, पत्थरबाजी हुई, इजरायली पुलिस ने सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश करी, क्रैश करे पुलिस के लोग और प्रोटेस्टर्स और दोनों तरफ लोग इंजर्ड हुए। 10 मई की बात है कि इजरायली पुलिस अल अक्सा मस्जिद के अंदर घुसी और वहां पर पैलेस्टीनियन लोगों पर रबर बुलेट्स फायर करी गई और स्टन ग्रेनेड्स फेंके गए, जो लोग वहां पर प्रे करने के लिए आए थे। हालांकि इजरायली पुलिस का कहना है कि उन्हें पहले से खबर थी कि कुछ पैलेस्टीनियन लोग मस्जिद के अंदर पत्थर इकट्ठे करके बैठे हैं, जो वो उन पर फेंकेंगे जो राइट विंग लोग वहां से रैलियां निकाल रहे थे और डेथ टू अरब के नारे लगा रहे थे। इस मस्जिद के इंसिडेंट की खबर सुनकर हमास ग्रुप ने एक अल्टीमेटम दिया इजरायली सरकार को कि मस्जिद से इजरायली पुलिस को हटा लें, नहीं तो हम हमला बोल देंगे। हालांकि ये पैलेस्टीनियन लोग जो वेस्ट बैंक में रहते हैं उनका हमास से इतना लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी हमास ने अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव दिखाने के लिए पैलेस्टीनियन लोगों का ये वार्निंग दी और कुछ घंटों बाद रॉकेट्स भी फायर करने शुरू कर दिए इजराइल पर। तो गाजा से इजराइल में हजारों की संख्या में रॉकेट्स फेंके गए हमास ग्रुप के द्वारा। और जब ये रॉकेट की बौछार हुई इजराइल पर, तो इजराइल ने भी रिस्पॉन्स में आकर एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट करनी शुरू कर दी गाजा पर। इजराइल ने 130 से ज्यादा एयर स्ट्राइक्स करी गाजा पर और पिछले 2 दिनों में 40 से ज्यादा पैलेस्टीनियन लोग मारे गए हैं, जिसमें कि 9 से ज्यादा बच्चे हैं। और इजराइल की तरफ भी 2 इजरायली मारे गए हैं और 1 इंडियन की भी मौत हुई है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि यहां पर कौन सही है और कौन गलत। जस्टिफाई करने के लिए दोनों साइडों के पास बहानों की कमी नहीं है। इजराइल कहता है कि हमने यहां पर रॉकेट फेंक के एयर स्ट्राइक्स करी क्योंकि हमास वाले हमारे ऊपर रॉकेट फेंक रहे थे। ये हमास वाले कहते हैं कि हमने रॉकेट फेंके क्योंकि इजराइल ने जाकर मस्जिद में हमला किया। इजराइल कहते हैं कि हमने मस्जिद में अटैक किया क्योंकि वहां पर लोग पत्थरबाजी कर रहे थे। वो पत्थरबाजी करने वाले लोग कहते हैं हमने ये किया क्योंकि ये हमारी जमीन हड़प रहे थे। ये कहेंगे नहीं, हम जमीन नहीं हड़प रहे थे क्योंकि ये एक लीगल मैटर था, इस चीज को कोर्ट में फाइनल किया गया था। और फिर बात हिस्ट्री पे चली जाएगी। मतलब ये बात पीछे जाती रहेगी। दोनों साइडों के पास बहानों की कमी नहीं है, एक के बाद एक एक्सक्यूजेस देंगे, फिर हिस्ट्री पर आ जाएगी कि तुमने पिछली 1967 की जंग में ये हुआ था, वो हुआ था। लेकिन कुछ चीजें हैं जो बड़ी क्लियर हैं, मुझे लगता है, जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए इस सिचुएशन में। सबसे पहली चीज, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स का क्या कहना है। यूरोपियन कमीशन का कहना है कि इजराइल जो एविक्शंस कराने लग रहा है यहां पर, वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर इलीगल है और उससे ग्राउंड पे टेंशंस बढ़ती हैं। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स का कहना है कि जो लॉ इजराइल यहां पर लगा रहा है वो इनहेरेंटली डिस्क्रिमिनेटरी है और जो इजरायली सिविलियंस को ऑक्यूपाइड करने के लिए भेजा जा रहा है जमीन, वो प्रोहिबिटेड है अंडर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एंड इट मे अमाउंट टू वॉर क्राइम। तो इससे ये तो क्लियर है कि इजराइल जो वेस्ट बैंक के एरियाज में ऑक्यूपेशन करने लग रहा है और पैलेस्टीनियंस को एविक्ट करने लग रहा है, ये गलत है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स। लेकिन क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो हमास करने लग रहा है वो सही है? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट हमास के जो रॉकेट्स हैं
वो अक्सर इजराइल के आम शहरों पर पॉइंट किए जाते हैं जहां पर आम जनता को बहुत खतरा पहुंचता है। ये तो अच्छी बात है कि इजराइल के पास इतना अच्छा डिफेंस सिस्टम है, एक आयरन डोम है, जिसकी वजह से ज्यादातर रॉकेट्स जो हमास भेजता है वो एक्चुअली में उनसे कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होती, उनसे कोई कैजुअलिटीज नहीं होती। बहुत कम कैजुअलिटीज हुई हैं इजराइल की साइड पर। लेकिन हमास के रॉकेट्स अगर एक्चुअली में लग जाएं और ये प्रोटेक्शन ना हो तो बहुत सारे इजराइल में रहने वाले लोगों की जानें जाएंगी। वायलेंस के रिस्पॉन्स में वायलेंस और उसके रिस्पॉन्स में और वायलेंस, इससे सिचुएशन सुधरती नहीं है, इससे वायलेंस एक्सपोनेंशियली बढ़ता रहता है। जैसा गांधी जी ने कहा था, एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। दूसरी चीज है कि अभी तक जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग 60 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिनमें 17 से ज्यादा बच्चे थे। ये सब इंसान थे। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है कि इजराइल और पैलेस्टीन में रहने वाले एक्सट्रीमिस्ट लोगों को यहाँ पर इंसान नहीं दिखते, उन्हें बस टेररिस्ट दिखते हैं। इजरायलियों को लगता है ये सारे पैलेस्टीनियन लोग टेररिस्ट हैं, और कुछ पैलेस्टीनियन को लगता है कि ये सारे इजरायली लोग टेररिस्ट हैं। वो उन्हें इंसानों की तरह नहीं देखते। दोनों तरफ के लोगों में इतनी नफरत घोली गई है वहां के पॉलिटिशियंस के द्वारा, वहां के मिलिटेंट ग्रुप्स के द्वारा, ये दोनों ग्रुप ऑफ लोग एक दूसरे को आंख में आंख मिलाकर देख ही नहीं सकते, बिल्कुल एक दूसरे का जानी दुश्मन समझते हैं। इसलिए एक के बाद एक वायलेंस को ये लोग जस्टिफाई करते रहते हैं कि हमने ये किया डिफेंस में किया है, हमने ये किया अपनी जिंदगी बचाने के लिए किया है। बात यहां पर यह है समझने वाली कि सारे पैलेस्टीन लोग हमास को सपोर्ट नहीं करते। एट द सेम टाइम सारे इजरायली लोग अपनी इजराइल की सरकार को सपोर्ट नहीं करते, जो इजराइल की सरकार ये करने लग रही। पास्ट में ऐसे कई इजरायली पॉलिटिशियंस भी आए हैं जिन्होंने कोशिश करी है अपनी ज्यादा से ज्यादा पीस बनाने की, और उन्हें असैसिनेट भी कर दिया गया था एक्सट्रीमिस्ट इजरायली ज्यूज के द्वारा। तो दोनों तरफ एक्सट्रीमिस्ट लोग बहुत ज्यादा हैं। इतनी सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है एक्सट्रीमिस्ट लोगों की कि वो ओवर पावर कर जाते हैं। इसी रीजन से पूरे देश को टेररिस्ट घोषित कर देना, कि ये कहना कि सारे इजरायली लोग टेररिस्ट होते हैं या फिर सारे पैलेस्टीन लोग टेररिस्ट होते हैं, ये बहुत ही गलत है करना। अगर ऐसा बोलोगे आप तो इससे बस नफरत बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी दोनों साइड्स के बीच में। तीसरी चीज यहां पर यह है जो स्पाइडरमैन फिल्म का कोट है, विद ग्रेट पावर लाइज ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोनों साइडों को देखो, किस साइड के पास ज्यादा पावर है, बड़ा ऑब्वियस है। इजराइल की जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, जो इनके डिफेंस सिस्टम्स है, जो इनकी एजेंसीज है मोसाड जैसी, उनसे कंपीट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट मिलिट्री पावर्स है इजराइल। तो इतनी पावर के साथ साथ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। जो हमास जैसे लोग हैं जिन्हें इजराइल टेररिस्ट मानता है, अगर टेररिस्ट ग्रुप रॉकेट फेंकेंगे तो इन्हें भी उन्हीं की तरह रिस्पॉन्स करने की जरूरत नहीं है। इन्हें वायलेंस के रिस्पॉन्स में वायलेंस करने की जरूरत नहीं है उसी लेवल का। इजराइल ने गाजा में जो एयर स्ट्राइक्स करी हैं उसमें बहुत से सिविलियंस और बच्चे भी मारे गए हैं, और इजराइल के पास इतनी टेक्नोलॉजी है, उन्हें इन चीजों का तो ध्यान रखना चाहिए कि वो जब टारगेट कर रहे हैं तो सिर्फ उनके रॉकेट लॉन्चर्स को करें या उनके टेररिस्ट ग्रुप्स को करें। बच्चे तो कोई यहाँ पर टेररिज्म का काम नहीं कर रहे हैं ना। और ये कहना कि यहाँ पर कुछ साइड में कैजुअलिटीज होंगी ही जब आप उन्हें टारगेट करोगे, ये सही नहीं है। अगर आपके परिवार से कोई वहां पर होता और आपके परिवार के, जहां पर आपका परिवार रहता है, उसकी साइड वाली बिल्डिंग में कोई टेररिस्ट रहता है और वहां पर बम गिराया जाए और आपके परिवार में किसी की मौत हो जाए, तो क्या ये जस्टिफाइड होगा? बिल्कुल नहीं होगा, स्पेशली जब ये काम दुनिया की वन ऑफ द टॉप मिलिट्री पावर्स करे। तो ये चीजें कुछ सोचने वाली हैं, इन्हें ध्यान में रखना जब भी आप इस इशू के बारे में किसी से बात करो। तो बाकी आने वाले टाइम में मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा इजराइल पैलेस्टीन की हिस्ट्री पर, उसी से ही बहुत से और सवालों के जवाब मिलेंगे जब आप इनकी हिस्ट्री डिटेल में जानेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। देखो यार, पैलेस्टाइन जो है कभी भी इजराइल से नहीं जीत पाएगा अगर वो अकेला लड़े तो। यार ये पूरी दुनिया को पता है, क्योंकि उसके पास ना कोई मिलिट्री है, ना कोई नेवी है, ना कोई एयर फोर्स है। और इजराइल यार दुनिया की बहुत ज़्यादा तगड़ी आर्मी में से एक है, तो और अकेले पैलेस्टीन को लड़ना नामुमकिन सा है। मैं बात करूँ टर्की की, तो टर्की एक बहुत बड़ा जो है वो पावरफुल कंट्री है, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि यार बहुत ही ज़्यादा हिपोक्रेट कंट्री है टर्की। वो जब भी कुछ मुस्लिम के बारे को कुछ भी होगा तो बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के कुछ बोलता है। जैसे कि फ्रांस की जो हालिया घटना हुई थी उसमें बहुत ज़्यादा बोला टर्की ने कि ये करेंगे वो करेंगे, और रिज़ल्ट क्या है, कुछ भी नहीं किया। वैसे ही अभी इजराइल में जो हो रहा है उस पर यार टर्की बहुत कुछ बोल रहा है, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो करता कुछ भी नहीं है, सिर्फ बोलते रहता है। तो मेरे ख्याल से जो S-400 है टर्की के पास, उसको यार गाजा जो स्ट्रिप है वहाँ पे डिप्लॉय करना चाहिए, ताकि अपकमिंग इजरायली रॉकेट्स को, इजरायली मिसाइल्स को
और उनके एयरक्राफ्ट्स को रोका जा सके। लेकिन मुझे पता है कभी भी टर्की जो है ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें बोलने में बड़ा मज़ा आता है। वो मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर बनना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भैया सऊदी अरेबिया जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर है, और किसी तरीके से यार वो ओटोमन एम्पायर वाला वक्त वापस लाना चाहते हैं, जो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होगा एर्दोगान के लिए। बस बोल के नहीं हो पाएगा जब तक वो कुछ एक्शन नहीं दिखाएंगे। तो मेरे ख्याल से एक्शन दिखाने का भी वक्त है। अगर आप चाहते हो मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनना, तो आपको जो है S-400 डिप्लॉय करना चाहिए। पाकिस्तान ने भी बोला था कि भाई जो फ्रांस का जो हुआ था उसकी वजह से जो है फ्रांस के साथ जो रिश्ते तोड़ देंगे, उसके लिए बहुत ज़्यादा बवाल भी हुआ था पाकिस्तान में। मेरे ख्याल से एक के दुक्के जो बात अभी भी जो है वो पाकिस्तान में हो रहे होंगे, लेकिन टर्की में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस उन्होंने बोला और छोड़ दिया। तो यार ये बड़ी अजीब सी बात है, बड़ा हिपोक्रेट कंट्री टाइप मुझे लगता है। टर्की बोलता है करता नहीं है। बाकी सारी कंट्री जो है बस वर्बली सपोर्ट में फ़लस्तीन के, कोई भी यार मतलब एयर सपोर्ट नहीं दे रहा है, ना कोई आर्मी का सपोर्ट दे रहा है। इवन लेबनान से 3 रॉकेट फायर किए गए थे, तो जो फायर किया था उसको लेबनान ने गिरफ्तार कर लिया। शायद वो हिजबुल्ला के जो थे वो लीडर थे। हिजबुल्ला इंडिया में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अब पाकिस्तान उसको क्या मानता है मुझे नहीं पता। ईरान बैक्ड करता है हिजबुल्ला को। तो सब लोग बैक डोर से जो है सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन सामने से खुल के कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। अभी जस्ट न्यूज़ निकल के आई है कि 9000 सोल्जर्स जो है जेरूशलम में इसराइल ने उतार दिया है। और इसराइल ने ये भी बोला है कि जब तक हमास के टॉप कमांडर्स को ख़त्म नहीं कर दिया जाता, जो वो पीस है वो नहीं हो पाएगी, जो सीज़ फायर है वो नहीं हो पाएगा। तो इसराइल अभी पूरे मूड में है, वो किसी की सुन नहीं रहा। और ऊपर से जो है यूएसए ने भी बोल दिया है कि इसराइल को राइट है अपना डिफेंस करने का। तो उसके बाद से इसराइल को अब कोई बोलने वाला मेरे ख्याल से है नहीं। बस मैंने देखा है कि रशिया जो है रशिया के जो पुतिन है उनकी बात हुई है एर्दोगान से, जो टर्की के हेड है। लेकिन यार जो बात हुई 3-4 दिन पहले हुई थी, और अभी तक कुछ हुआ नहीं है, और टर्की अभी एकदम शांत सा बैठ गया है। तो मतलब लोग, मुस्लिम वर्ल्ड के लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं यहाँ पे कुछ समझ में आ नहीं रहा है। लेकिन फ़लस्तीन के लोग वहाँ पे अकेले हैं। अगर इसराइल, ठीक है इसराइल जो है अपने डिफेंस के लिए कर रहा है, लेकिन जो फ़लस्तीन के लोग हैं उनको आप सपोर्ट कर रहे हैं, पूरी मुस्लिम वर्ल्ड सपोर्ट कर रहे हैं, खासकर टर्की। तो यार भड़बली सपोर्ट करने से क्या होगा, इसको तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। हम आपके साथ खड़े हैं कैसे खड़े हैं? मुंह से खड़े हो के भाई क्या फ़र्क पड़ने वाला है, जब तक आप उनको कुछ मिलिट्री की तरफ से सहायता ना दो। मेरा पूरा ख्याल है कि अगर जो इज़राइल है गाजा स्ट्रिप पे अटैक करता है, तो प्रोबेबली उसका जो लैंड है वो ज़रूर कैप्चर करेगा। पिछले वीडियो में मैंने एक रिएक्शन दिया था, उसमें एक बताया था कि उनका एक अजीब सा है कि ग्रेटर इज़राइल बनाना है। ग्रेटर इज़राइल में इराक भी आता है, लेबनान आता है, इजिप्ट के कुछ पार्ट आते हैं, सऊदी अरबिया के भी कुछ पार्ट आते हैं, जॉर्डन तो पूरा का पूरा ही आ जाता है। तो ये सब जो है अब वो मुस्लिम वर्ल्ड को देखना चाहिए, अगर वो वाकई फ़लस्तीन को सपोर्ट करना चाहते हैं तो।